talking with headphone is a मतलब हो गया रूल, एक्सीडेंट को बचाना है. आई एम हैप्पी. ममता बनर्जी इज डूइंग द राइट थिंग. बट 20 रुपया ही ले रहा है तो ठीक. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आपका कॉपी में लास्ट पैराग्राफ क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 माइनस बी. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 1 माइनस बी. वो ग्राफ आपका बनाया हुआ है. गुड. ठीक है. कॉपी में हम लोग एक दो चीज और पढ़ते हैं, या अभी भी कुछ सम्स बना सकते हैं, फिर उसको पढ़ लेंगे. देखिए एक चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद सम्स बनाएंगे. देखिए ये वाला जो चीज है ना, दिस वन, चेक दिस. क्या है ये? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी. और कल अपने बात किए थे 1 माइनस बी को क्या बोलते हैं? एमपीएस. यस. तो इसको 1 बाई एमपीएस बोल सकते हैं. 1 बाई एमपीएस बोल सकते हैं. द मोर यू कंज्यूम द लेस यू सेव. मानते हो तुम बात को? बट द मोर यू कंज्यूम, उसका रोलिंग होगा ज्यादा. बिकॉज इफ यू कंज्यूम, किसी के पास जाएगा पैसा, फिर वो कंज्यूम करेगा तो किसी और के पास जाएगा पैसा, फिर वो कंज्यूम करेगा. मतलब अगर हिंदुस्तानी लोगों का, इंडियन लोगों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर ज्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर ज्यादा है, तो वो नेशनल इनकम को ग्रो करने के लिए मदद करेगा. थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. अब तुम सोचो, तुमने कंज्यूम किया, तुम्हारा पैसा जिसके पास गया उसने कंज्यूम किया, उसका पैसा जिसके पास गया उसने कंज्यूम किया. अब ये चल रहा है कार्यक्रम. द रोलिंग इज हैपनिंग. मतलब ये कि अगर आप 1000 रुपीज मान लो एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. दिस आइडिया इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ये आई है ना यहाँ पे. सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. कहते हैं कि अगर आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.2. देखो इधर 1 डिवाइडेड बाई 0.2. तो 1 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना हुआ? 5. तो कहते हैं अगर आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया करते हो ना, 1000, तो 5000 रुपीज से आपका इनकम बढ़ेगा. योर नेशनल इनकम विल इंक्रीज बाई 5000 रुपीज. सो फॉर एवरी 1000 रुपीज ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. नाम खाली मल्टीप्लायर भी है और इसका बेटर नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो अगर आप 1000 रुपया का एडिशनल इन्वेस्टमेंट मारते हो बिजनेस में, माने इकोनॉमी में, तो 5000 रुपया का इनकम जनरेट होता है. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों का एस्पिरेशंस बढ़ेगा, तो बिजनेस में लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा. जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे जीडीपी बढ़ेगा. जीडीपी इज नेशनल इनकम. सीधा सीधा इफेक्ट है ना मल्टीप्लायर का, सीधा सीधा इंपैक्ट है ना मल्टीप्लायर का. इसीलिए आप सुनना, लगातार पेपर में आता रहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है इंडिया में अभी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब इंटरेस्ट रेट हाई था, अब तो खैर फिर भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट हैपनिंग. टैक्स रेट्स आर वेरी हाई, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. लोग रॉ मटेरियल खरीदने के बाद माल लगाएंगे ना, फैक्ट्री में बनाएंगे, तो माल कैसे बेचेंगे? अभी देखिए स्टील इंडस्ट्री में अचानक से एक तो प्रॉब्लम आ गया. 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक, 6 महीना पहले तक सब ठीक था.
अभी अचानक क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन पिंच करने लग गया। अभी रियल एग्जांपल दे रहा हूं, तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दिया, तो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स आर एट ए प्रॉब्लम। तो अभी मैं देख रहा था जब मैं आ रहा था ना आज की क्लास के लिए कि JSW स्टील का प्रॉफिट, JSW स्टील इज ए बिग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाय 25%, जबकि सोचो एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला पूरा इंपैक्ट आया ही नहीं है, तो अभी लगाया है। बिना उसके द प्रॉफिट हैज गॉन डाउन। आने वाले टाइम पे आप सोचिए क्या होगा। एंड देयरफॉर द स्टॉक प्राइस हैज कम डाउन फ्रॉम 770 रुपीज टू 540 रुपीज, 770 से 540 इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। जबकि इन सब कंपनियों के शेयर के दाम इस तरह से गिरते नहीं है। दे आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स। एक मिनट, पहले ये बात खत्म करो, फिर टाटा स्टील के बारे में ही बोलूंगा। द सेम इज विथ टाटा स्टील, द सेम इज विथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट मुझे भी इस पे फोकस करना है। नाउ सी, अगर इन्वेस्टमेंट होगा, अब लगातार बोल रहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मीन्स रिलायंस एक्स्ट्रा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अडानी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, टाटा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बिरला इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, से कम कर रहा है। मान लो सबका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2 लाख करोड़ रुपया, इट इज हैपनिंग 1,20,000 करोड़ रुपया। अब अगर 2 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होता और अगर 5 टाइम मल्टीप्लायर होता तो 10 लाख करोड़ रुपया से नेशनल इनकम बढ़ता ना बेटा। जस्ट थिंक, नॉर्मल बात से समझिए। तो वो जीडीपी बढ़ नहीं पा रहा है, तो सिंपल सा बात है, जीडीपी हैज ए डायरेक्ट implication, या जीडीपी will be directly impacted if investments are less। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलीज करता है, गवर्नमेंट रोड बनाता है, गवर्नमेंट पोर्ट बनाता है। अब गवर्नमेंट भी कैसे बनाएगा? स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना ज्यादा हो गया है, स्टील ही इतना ज्यादा हो गया ना, स्टील के दाम बढ़ गए पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग करेगा? सो इन सब चीजों का जीडीपी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब सोचिए ये सब चीज पढ़ाया कौन? केन्स। नहीं समझे क्यों बोलते हैं मास्टरपीस? देखिए, तो अब जब आप न्यूज देखिएगा ना, तो आप जब देखेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, से आप कोई न्यूज में देखा, इकोनॉमिस्ट कोई बोला गवर्नमेंट जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मैच नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट का एक लिमिट है। गवर्नमेंट तो टैक्सेस का पैसा कोई तो इन्वेस्ट करेगा ना जी। अब गवर्नमेंट को टैक्सेस का पैसा से पब्लिक को खिलाना भी है ना, फ्री मील, नहीं तो मोदी इलेक्शन कैसे जीतेगा? अब ममता बनर्जी को तो स्वास्थ्य साथी भी देना है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन्वेस्ट कहां से करेगा? वो लोग का सबका अपना अपना इलेक्शन जीतना भी तो मुद्दा है नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाओ, पाइपलाइन डालो, कुछ भी करो, यू हैव टू इन्वेस्ट। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है नेशनल इनकम में, एंड यू हैव सीन दैट। ओके, अब सोचिए जिस कंट्री में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। अब इंडिया में एक तो ये भी टेंडेंसी है कि लेट्स सेव, लेट्स नॉट कंज्यूम। बेसिक टेंडेंसी है ना जी कि वी वांट टू कंज्यूम लेस, वी वांट टू सेव मोर। तो वी आर ऑल्सो कल्प्रेट, वी आर ऑल्सो विलेंस of not helping in increasing the GDP. You got the point सुंदर से? Good. लिखो इन्वेस्ट, पैराग्राफ नंबर 10, 8। नाम दो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वो ये वाला तुम लोग का कहां पे लिखा हुआ बेटा? ये वाला कहां पे लिखा हुआ? कितना नंबर पैरा में लिखा हुआ ये वाला, या नहीं लिखा है? ये लिखा है, और ठीक 7 के बाद ही ये 8 है। थैंक यू।
तो लिखो इन द अबव पैराग्राफ ब्रैकेट में लिखना 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी is 1 divided by 1 minus b is shown as a multiplier प्रोडक्ट की तरह दिखाया गया। y वाला इक्वेशन देखिएगा, c वाला नहीं है, y वाला इक्वेशन देखिएगा जहां इनकम वाला इक्वेशन है, इज शोन एज अ मल्टीप्लायर इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब आप सिंपल सा सोचिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देख पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, 1 बाई 1 माइनस बी से आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दिखाई दे रहा है? लिखो, बुलेट पॉइंट बना करके लिखना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स change in the national income divided by change in the investment. नीचे में ये वाला लिखो, के भी बोला जाता है इसको। ये आप मानते हो, समझ रहे हो अच्छे से? दिस इज इनकम, दिस इज इन्वेस्टमेंट, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना? क्योंकि आप देख सकते हो y इज इक्वल टू के इंटू आई, चेंज इन द y इज इक्वल टू के इंटू आई, तो हो गया ना सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फुल स्टॉप। सेकेंड बुलेट पॉइंट, इसका वो जो सर्कुलर वाला जो बात है ना, वो सुना रहा हूं तुमको यहां पे। लिखो सेकेंड बुलेट में, से 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एंड MPC शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड MPC इज 0.8, आगे बोलिए। नहीं, वो नहीं बोलना अभी। कितना रुपया का कंजम्पशन होगा? 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा। लिखो, कंजम्पशन विल इंक्रीज बाई 800 which results in increase in production which will generate a second round of increase in income. And ultimately
द इनकम ग्रोज बाई ये 5 टाइम्स ऐसे करके लिखोगे। इसको बॉक्स में डाल दोगे। तो अभी तक का स्टोरी ये है कि 2 सेक्टर मॉडल में, टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कम्स व्हेन AD इज इक्वल टू AS। फुल फॉर्म बोलो। चार्ट देखो, ये वाला डायग्राम देखो। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये डायग्राम तो ध्यान में है ही, हम लोग इसी को यूज करेंगे आगे 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल में भी, अगर मुझे मन करा कि हम ग्राफ को बनाएं और एक्सप्लेन करें तो। ना इसी की ये जो इनकम है, ये इक्विलिब्रियम इनकम है। ओके, नाउ अगर आपको और बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज करना होगा। ये जो देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना, ये देखिए, ये C है, ये C+I है। अगर ये C+I ऐसे गया, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे जरूर। ये जब बढ़ेगा तो ये यहां पे काटेगा जा करके, ये जो नया लाइन बनेगा थोड़ा दूर में काटेगा ना एग्रीगेट सप्लाई लाइन को, तो नया जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो बड़ा होगा। तो वो बोलता है कि जितना आप डालोगे ना इन्वेस्टमेंट, वो MPC पे डिपेंड करेगा कि नया इनकम, नया इक्विलिब्रियम इनकम कहां पे जा करके, ग्रीन टी, नया इक्विलिब्रियम इनकम कहां पे जा करके बैठेगा, वो आपके MPC पे डिपेंड करेगा। अगर आपका MPC बहुत खराब है ना, तो आप इन्वेस्ट करके भी क्या करोगे, लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे, मगर फैक्ट्री बना बना के छोड़ दिए। अब जैसे, अब मैं आपको तो बात बताता हूं, आप जाइए दिल्ली से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा जाइए नोएडा होकर के, आपको दिखेगा रास्ता में इतना सारा बिल्डिंग बनाया हुआ है और कोई नहीं रहता वहां पे, कोई नहीं रहता है, वो खंडहर जैसा है। मतलब पेंटिंग वेंटिंग नहीं है, खाली सीमेंटेड है। आप समझ रहे हो मैं क्या, खाली सीमेंटेड है। ओ रास्ता पर माने कर 200-300 बिल्डिंग दिखेगा तुमको। अब आप तुमको बताइए वो वेस्टेज है कि नहीं है। इन्वेस्ट तो हो गया, पैसा तो लग गया, कंजम्पशन है नहीं। यही हाल चाइना में। मैं गया जब चाइना, तो एक तो पूरा वो जिसको घोस्ट सिटी बोलते हैं, इतना सारा बिल्डिंग बनाया हुआ है कि मत पूछो, बड़ा बड़ा 40-40, 50-50 माले का बिल्डिंग है। नो कंजम्पशन टेकर्स ही नहीं है कोई। तो ये तो वेस्ट हुआ ना। आपने इन्वेस्ट भी हुआ, आपने इन्वेस्ट भी किया और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ। सो इसीलिए बोलते हैं एमपीसी हैज टू बी देयर। लार्जर द एमपीसी, more will be the investment multiplier, better will be the impact of investment on our national income. Yes or no? हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो लोग फैक्ट्री बना बना के रख देंगे। इसी को बोलते हैं कैपेसिटी ज्यादा बिल्ट हो गया। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ज्यादा बिल्ड हो गया। आज के 4 साल 5 साल 3 साल पहले तक अभी भी लोग बोलते हैं इंडिया में सीमेंट बिजनेस में ओवर कैपेसिटी है, स्टील बिजनेस में ओवर कैपेसिटी है। ये तो अभी ना डिमांड आया तो प्राइसेस वगैरह बढ़ा। कोविड के टाइम पे तो एकदम डिमांड लो हो गया था, तो अब कोविड वाला चीज भी पिकअप किया कि
हालांकि कोविड के बाद तो नॉर्मली भी पिकअप करना था, और ऐसे भी बहुत सारा डिमांड जो है चाइना वाइना वगैरह से बहुत अच्छा से पिकअप किया। फिर इतना इतना रुपया यूएस लोग छापा, सभी को छापा, तो उस पैसा से डिमांड तो क्रिएट होगा ही ना। सो ये स्टोरी हम लोगों का पहला लेक्चर यहां पे खत्म होता है। खाली आप एक बार जहां जहां पे भी सिंबल लिखा हुआ है ना, उसको एक बार आप अपना कॉपी में देखो। जस्ट सी द सिंबल्स, फॉर्मूला, इक्वेशन, सिंबल, जहां जहां लिखा हुआ है एक एक करके मुझे बोलते जाओ। बॉक्स में जिसको जिसको डाला हुआ है वो सब मुझे बोलते जाओ। सबसे पहला क्या लिखे हो बताओ? हाँ, ए एस इज इक्वल टू ए डी, ये इक्विलिब्रियम। ए एस हमेशा ए डी होता नहीं है। जब ए एस ए डी होता है तो हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और यही सी प्लस एस जिस वक्त सी प्लस आई होगा, वो वाला जो y होगा वो इक्विलिब्रियम इनकम होगा। नेक्स्ट, एमपीसी, हाँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। नेक्स्ट, हाँ, कंजम्पशन में एक ऑटोनोमस कंजम्पशन जरूर होता है, एंड कंजम्पशन इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ इनकम। और ये जो बी है ना, ये वही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट, क्या फिर से बोलो? ए डी, हाँ, ए डी, डिमांड इज ऑलवेज द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। फैंटास्टिक, ठीक है। हाँ, एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस। अब तो प्रैक्टिस भी हुआ है आज इसका, जो ना ये जो अभी थोड़ा सा देख के बोलना पड़ रहा है, कमांड नहीं है। याद है नेशनल इनकम जब वो जो डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे तभी पहला क्लास में ऐसे हालत था। अभी आज की क्लास के बाद जो है ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो 1/1 माइनस बी इज इक्वल टू 1/MPS। आई मीन आगे ये वाला डेरिवेशन, क्या ये वाला डेरिवेशन में ना बेटा, इसको थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत सारे सम्स आएंगे। और ये कंजम्पशन का फंक्शन है, फाइनल कंजम्पशन का फाइनल डेरिवेशन है। अगर ना मेरे बच्चों ये आपको याद नहीं रहता है, से यू कांट मेमोराइज इट पहला दूसरा क्लास में, आपका ना इससे काम चल जाएगा। बस ये देखना C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई आप लिख पाते हैं, B को आप समझ पाते हैं कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये समझ पाते हैं कि ये 1 से नीचे रहेगा और 0 से ऊपर रहेगा, तो हो जाएगा काम। और K इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 1/1 माइनस बी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। हाँ, तो बस अब एक बार आप रोक दीजिए डिस्कशन को, हम लोग अब ना कुछ सम्स बनाते हैं। ओके, पेशेंस के साथ बनाएंगे धीरे धीरे करके, और ये एकदम भी नहीं सोचेंगे यार इतना इजी सम क्यों बना रहे हैं। आंसर इज कुछ इजी नहीं है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सम कुछ भी दे सकता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 39। एवरेज प्रोपेंसिटी, हाँ एवरेज, मार्जिनल नहीं मांगा है बेटा। हाँ, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, इंक्रीमेंटल को मार्जिनल बोलते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इफ y is 1000
C is 200. अगर C 200 है, सेविंग 800 है, तो 800 इज सेविंग, इनकम इज 1000. तो व्हाट इज द एवरेज, मार्जिनल नहीं बोल रहा, मार्जिनल के लिए दो डेटा चाहिए सो दैट आप डिफरेंस निकाल सको. इंक्रीमेंटल डेटा चाहिए ना, ये तो बेसिक डेटा दिया हुआ है. तो व्हाट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? 800 divided by 1000, so it is 0.8. It is very bad for an economy. इस तरह का अगर आपका प्रोपेंसिटी टू सेव रहेगा ना, इस तरह से आप अगर बचत करोगे ना, तो बड़ी प्रॉब्लम है. बोलो. और बचत किया हुआ पैसा अगर इन्वेस्टमेंट में लग जाए ना, तब तो फिर भी ठीक है, बट फिर भी मल्टीप्लायर इफेक्ट तो कम ही रहेगा. बोलो. सबसे डेंजरस होता है जब बचा हुआ पैसा को लोग एफडी में लगा देते हैं, बचा हुआ पैसा को लोग शेयर मार्केट में लगा देते हैं. इकोनॉमी के अंदर वो नहीं है. चलो, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1. शॉर्ट फॉर्म यूज करें. बोलो. 200 और यही अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई हो जाता. क्लियर रहेगा ना. तो आज देखना, इसके बाद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा. बोलो. एस दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है. तो ये तो सीधे ही निकलेगा हमको लगता है. एसी ठीक আছে. एक उधर कौन सा चल रहा है? सात आठ बंद कर दो, क्यों नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे बेटा. रेडी हैं? हेलो हेलो. फॉर्मूला में डालना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला है? y इज इक्वल टू, अच्छा इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा होगा, देखना वहां पे लिखा है इकोनॉमी विच इज एट इक्विलिब्रियम. तो बताइए y इक्वल टू क्या चीज का क्वेश्चन है ये? क्या चीज का? इसमें क्या, इसमें C प्लस आई का डेटा दिया है कि वही बोल रहे हैं? C प्लस आई या C प्लस एस? तो लिखो y इज इक्वल टू C प्लस आई. C का क्या फॉर्मूला है? गुड. सो y इज इक्वल टू, एक मिनट पहले ऐसे लिखते हैं, C इज इक्वल टू, याद हो रहा है ये a प्लस बी वाई याद हुआ था? याद आया था? Good. So y is equal to a plus
डी वाई प्लस आई। अब देखो बी आ गया जिंदगी में, जो बी चाहिए था ना क्वेश्चन को, वो बी लाइफ में आ गया। मैं यही बोल रहा हूं, आपको ना कुछ नहीं करना, आपको खाली दिमाग लगाना है। ओके, कहीं से डेटा को लेकर के आओ, तो कौन सा वाला इक्वेशन हमको यहां पर मदद करेगा वो ढूंढ कर लाना है। वो 3 सेक्टर मॉडल में और डिफिकल्ट हो जाएगा, 4 सेक्टर मॉडल में और डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी मोर एंड मोर डेटा या मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। बिकॉज 3 सेक्टर मॉडल में क्या 2 सेक्टर तो है ही, एक और सेक्टर ऐड हो रहा है। इसीलिए ये जो 8, 10, 12 सम है ना, इसको प्यार से धीरे धीरे बना करके अपना कॉन्फिडेंस को ग्रो कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग क्या लायक हैं। बोलो, वाई दिया हुआ है, बोलो, इज इक्वल टू ए कैसे पता चला 300? अच्छा लगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन याद है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन था, याद है आपको? मैंने लिखा है वहां पे, देखो तो, ए इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो मेरा कॉपी को ही एग्जाम में इस चैप्टर के लिए बुक मान के जाना, क्योंकि बुक में बहुत चीज लिखा हुआ है, नहीं रेलेवेंट है। पढ़ने का मन करे कर लेना, पढ़ने में क्या बुराई है। चलो, प्लस इंटरेस्टिंग सम ना, इंटरेस्टिंग सम। सो बी क्या है? एमपीसी। बी मांगा है उन्होंने, और क्या मांगा है? एमपीएस क्या होगा? 1 माइनस बी लिख लो। तो देखिए इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं, तो 2-3 मार्क्स के लिए एकदम वैलिड सम है, आप देख सकते हो। मतलब ये नहीं बोल सकते कि एकदम ही हल्का सम है, मतलब ठीक है। 3rd क्वेश्चन, कंजम्पशन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रॉब्लम क्या है बताओ तो? नेशनल इनकम मांगा है और एमपीएस दिया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये देख, ये वाला इक्वेशन काम आ जाएगा ना बेटा, इसको डायरेक्ट लिख दें, माने कैन वी राइट डायरेक्टली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी गुड। तो बी हमें निकालना होगा, बिकॉज उन्होंने एमपीएस दिया है। गुड, लिखो। ये बताओ, नहीं ये कितना दिया हुआ? 0.2। तो B इज इक्वल टू, गुड। अब ना सीधे ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला, ये आपकी कॉपी में ये लिखा हुआ है। चलो, ए कितना है ऑटोनोमस कंजम्पशन?
ओके, फोर्थ क्वेश्चन. अच्छा, सी का वो दिया हुआ डायरेक्टली, और आई का बहुत बढ़िया, और वाई का, आई का भी कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इनकम, उस तरह से सम को प्रेजेंट किया है. और बोला व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. तो अपने y इज इक्वल टू सी प्लस आई ही लिख पाएंगे. कंजम्पशन का फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, इनकम मांगा है, फिर कंजम्पशन का अमाउंट मांगा है, और उसके बाद सेविंग भी मांगा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इक्विलिब्रियम लेवल पे तो हम बोल ही सकते ना एडी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वाई, तो उसको यूज करने के लिए बोला है. तो बताइए कैसे लिखना है. y इज इक्वल टू सी प्लस आई से स्टार्ट करें. y निकालना है कि y दिया हुआ है, निकालना है. कंजम्पशन का फंक्शन कितना दिया हुआ है, y निकल गया, और बोलो c निकल जाएगा. इस तरह के सम्स में आप आराम से ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो. हाँ, खाली लास्ट में कहीं लिख देना वेयर y इज दिस, c इज दिस, i इज दिस. बोलो सेविंग कैसे निकाल सकते हैं. गुड, क्योंकि c प्लस एस इज इक्वल टू वाई एट इक्विलिब्रियम. निकाल सकते थे. नंबर 6. कंजम्पशन का फंक्शन दिया है,
इन्वेस्टमेंट दिया है, YC&S मांगा है। सेम ही तो सम एकदम है ना, खाली रिपीट करना है, करो। हाँ करेक्ट, सी कट जाएगा ना। C+S इज इक्वल टू C+I है। इक्विलिब्रियम बिगड़ता ही तो तभी है ना, जब आप सेव कर लेते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तभी तो वो डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है। बोलिए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा समय नहीं बना क्या? और तुम लोग बना लिए, और तुम लोगों को मैंने मेरा बनाता हुआ नहीं दिखा। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो तो सेम निकला बेटा अपना। ये फाइनल आंसर 2450 है। ये एकदम ही सेम सम था जो ऊपर वाला सम था, सो देयर इज नो हिकअप और नो डिफिकल्टी एट ऑल ना। क्वेश्चन नंबर 7। इस स्पीड से सम याद है 7, 8, 9, 10 क्लास में 100 सम दे देता टीचर लोग, बोले जाओ बैठ कर 100 सम बनाओ, याद है? प्रैक्टिस के नाम पे धोखा रहता था वो। सेविंग का फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। अच्छा फिर एक सम और भी दिया है बेटा, कैसे बनाओगे बताओ? कैसे आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। S इज इक्वल टू I करिए, एट इक्विलिब्रियम सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फंक्शन। लिखो, वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू I। बताइएगा। -10 प्लस 0.2y is equal to 50।
कंजम्पशन कितना निकलेगा? तुम लोग एस निकाल लिए क्या? नहीं, अलग इक्वेशन में करते हैं पहले। एस का फॉर्मूला क्या है? नहीं, यहां पे यही तो एस है ना, -10 + 0.2y। $50 आया क्या? चला, एस तो 50 था ही, इन्वेस्टमेंट 50 था, जबरदस्ती निकाला। तुम नहीं निकाला, स्मार्ट है तुम, हम ही पगलेट है। इक्विलिब्रियम में तो एस इक्वल टू आई होता ही है, आई को एस ले ही सकते थे, बेवकूफ बन गए। चलो कोई बात नहीं, C इज इक्वल टू वाई माइनस एस। वाई कितना दिया हुआ है? 300 - 50 इज इक्वल टू 250। एक्चुअली उन्होंने ऊपर का क्वेश्चन में मांगा है कि फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन, फिर अच्छा चीज मांगा है, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस परमानेंटली बाई 5, मतलब ये इन्वेस्टमेंट अगर 55 हो जाए तो पूछ रहा है न्यू लेवल ऑफ इनकम एंड न्यू लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना होगा। निकालिए, मैंने एक बार और सम बनाने बोल रहा है। लिखो, इफ द इन्वेस्टमेंट बिकम्स 55, इस बार हम भी नहीं निकाले। मैथमेटिक्स में ही बहुत होता था नहीं, कौन कितना जल्दी बना पाया, कौन कितना शॉर्टकट यूज किया, इन सब का भी एक वो क्लास में बहस रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सी का फंक्शन दिया है, आई दिया है, सेम तो समय पहले बना चुके हैं, खाली फिगर रिप्लेस करना है, करो। इस तरह का सम तो एग्जाम में आ जाए भले नहीं, पढ़ते वक्त
कितना स्ट्रेस रहता है, लेकिन एक बार चीज समझ में आ जाने से प्रॉब्लम्स कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। इंक्रीजेस का बात होने लग गया बेटा। हाँ, इंक्रीजेस का, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है 0.8, जो डिसेंट है, मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट बड़ा अच्छा होगा, बिकॉज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाई ना। प्रोपेंसिटी टू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होने से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव छोटा होता है, और डिनोमिनेटर छोटा होने से इम्पैक्ट बड़ा होता है। कैसे लिख रहे हो बोलो? K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा आई दिया हुआ है 400। हाँ, तो हम लोगों को अभी तो वो करना है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1 माइनस बी। ठीक ही तो बोल रहे हैं। तो हम लोगों को डेल्टा वाई निकालना है। सीधा इक्वेशन में डाल देते, इसी में क्या बोलते हो, डेल्टा वाई निकालना है तो हम ऐसे कर देते, डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस बी। अपना डेल्टा आई कितना है, इंटू 1/1 माइनस 0.8। सर 2000 से आपका इनकम अगर बढ़ा, आपका कंजम्पशन 1600 से बढ़ेगा, आपका सेविंग 400 से बढ़ेगा। और एक चीज मांगा है वहां देखो, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग। तो लिख लो एज MPS इज इक्वल टू 0.2, ऐसे। यही मांगा था ना, क्वेश्चन नंबर 10। सीधा दे ही दिया है दोनों चीज। के मांगा है ना, अच्छा के मांगने के बाद फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मांगा है। तो पहले के बताओ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई 1600 बाई 400, 4। K is also equal to 1/1 minus B। नाइन 10 11 12 का दिन याद आ गया नहीं? बोलो हाँ। K is equal to 1/1 minus B, 4 equal to 1/1 minus B। यहाँ दिख रहा था मेरे को,
4 गुना हो रहा है तो 25 होने से 4 गुना होगा ना, मल्टीप्लायर 4 है तो सेविंग 0.25 रहेगा ना, सेविंग 0.25 रहेगा तो कंजम्पशन 0.75 रहेगा। देखने से लग रहा है क्या करें क्या करें क्या करें, यहां पे हम लोग दिमाग लगा करके कोई चीज करते हैं, मैथ में तो ये सब चीज ऐसे ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2 क्वेश्चन करने के बाद फिर 3 सेक्टर मॉडल में मूव करेंगे। हाँ, अच्छा, एमपीसी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, समझ गए, ठीक है। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी, यही क्या? तो बताओ क्या कर सकते हैं? ये 600 है ना, इंक्रीज इन इनकम ही तो मांगा था। इंक्रीज इन इनकम मेरा 1500 आ गया, इंक्रीज इन कंजम्पशन भी मांगा है, तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 0.6, तो 900 होगा। इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ रहा है, कंजम्पशन का फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, इसको बनाइए मेहनत करके। मेहनत क्या है, दिख ही तो रहा है। 0.6 क्या है बताओ ना? एमपीसी ही तो है, बी ही तो है 0.6, तो डायरेक्ट ही तो हो जाएगा। ए प्लस बी वाई ही तो दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ही तो दिया हुआ है, तो बी तो ऊपर से दिख ही रहा है, अब बी होने से तो ऊपर वाला ही सम हो गया ना एक तरह से जो अभी बनाए थे। तो लिखो c इज इक्वल टू, पहले c का फंक्शन लिखो 10 प्लस 0.6 वाई, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, सो b इज इक्वल टू 0.6। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? 100 दिया हुआ ना, 0.6 भी तो दिया हुआ है। ओहो हो, पॉज हो गया। डेल्टा वाई ही तो मांगा है। How much increase in income will take place? Answer is 250. इसको मुझे 40 नंबर पेज बोलना पड़ेगा ना। बस एक बार के लिए थोड़ा देर रुकोगे, आधा मिनट, ठीक है।
हम लोग 3 सेक्टर मॉडल में जा रहे हैं। हम लोग 12 क्वेश्चन बनाए, एकदम छोटा लेवल के सम्स हैं कि नहीं हमको बताओ। एकदम आराम से ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स हम लोगों का आना चाहिए। अगर अगला 3 मार्क्स का भी सम देता है तो ये हम लोगों को आना चाहिए। और हम लोग अब समझ भी रहे हैं कि एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है, इन्वेस्टमेंट का कैसा इनकम पे रिलेशनशिप होता है और क्यों वो एमपीसी पे डिपेंड करता है। वी हैड लर्नड ऑल दिस स्टफ एंड ठीक है, मतलब अभी तक का स्टोरी लाइन ठीक है। इस ग्राफ को वापस से मैं यूज करूंगा, हाँ यही वाला को 3 सेक्टर मॉडल में भी। ओके, कॉपी में लिखो 3 सेक्टर मॉडल। नया पॉइंट, बुक में पेज नंबर 31 खोलोगे। ठीक है, टुडे वी आर इन द सेकेंड क्लास ऑफ दिस केनेजियन थ्योरी ना। ओके गुड। होपफुली सैटरडे को हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सैटरडे मौका मिलेगा ना पढ़ने का। ठीक है, रेडी। अब मुझे बताओ कि 2 सेक्टर मॉडल में एक कंट्री में कौन कौन है। हाँ, हाउस होल्ड हैं और फर्म्स हैं। हाउस होल्ड ओन करता है सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म का काम है उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके उनको कॉम्पेंसेट करना और उससे प्रोडक्शन पैदा करना और उस प्रोडक्शन को वापस से उन्हीं हाउस होल्ड लोगों को बेच देना। यही कहानी थी 2 सेक्टर मॉडल की। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी आता है। अब एक कंट्री में हाउस होल्ड हैं, फर्म्स हैं और सरकार है। अब आप ऐसा सोचो कि सरकार का काम, और क्योंकि आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हो, हेलो चैप्टर 1 आप पढ़ चुके हो, अब आप सोचो सरकार का काम क्या है। आंसर इज टैक्सेस कलेक्ट करना और सब्सिडी देना। रुकिएगा, देखिएगा धीरे धीरे आपका डिस्कशन खुद ही कैसे बड़ा होने लगेगा। जैसे इस बच्ची ने स्टार्ट किया टैक्सेस कलेक्ट करना और सब्सिडी देना। वो जो गरीब जनता को मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं, वो तो सब्सिडी नहीं है। क्या बोलते हैं उसको बताइए? 500 रुपया, 1,000 रुपया किसान लोगों को जो डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर बोलते नहीं, आज हम डायरेक्ट ट्रांसफर बोलते हैं ना। वो लोग क्या बोलते रहे? नहीं, हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं बे, हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में। मोदी जी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ट्रांसफर ना, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तभी तो जनधन अकाउंट खुलवाया था ना, कि बीच में कोई खा नहीं जाए। राजीव गांधी नहीं बोला था कि हम 1 रुपया छोड़ते हैं दिल्ली से तो कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते वक्त 15 पैसा हो जाता है। नहीं समझे? हम 1 रुपया छोड़ते हैं, अगर किसी को भी मुझे बेनिफिट देना हो 1 रुपये का, राजीव गांधी बोले थे, छोटा मोटा बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर, तो 85 पैसा बिचौलिया लोग, बिचौलिया मतलब क्या बोलते हो तुम लोग? मिडिल मैन। हाँ, 85 पैसा मिडिल मैन खा जाता है। उसमें नेता भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, ग्राम प्रधान भी है, सिग्नेचर कराने वाला भी है, सब मिला करके 85 पैसा खा जाता है। तो मोदी जी ने लेसन लिया था राजीव गांधी का उस भाषण से, बोला सबका अकाउंट खुलवा दो, बीच में कोई रहेगा ही नहीं ना, तो किसी के थ्रू से नहीं भेजेंगे ना, सीधा दिल्ली से कन्याकुमारी पैसा बैंक से पहुंचेगा। कहानी खत्म हो गया ना मिडिल मैन लोगों का। आप सोचिए ना कितना पैसा सेव हुआ कंट्री का। नहीं, सुनने से लगता हो अकाउंट ही तो खुलाया था। कोई भी खुला देता है अकाउंट, नहीं समझे, छोटा बात लगता है, लेकिन उसका जब रिजल्ट सामने आता है तब पता चलता, साला उस समय तो अकाउंट ही खुल रहा था।
उस समय तो अकाउंट ही खुल रहा था, तो सब लोग मजाक भी, हम लोग भी मजाक उड़ाते थे। अकाउंट खुला के क्या होगा, पैसा डालोगे तब ना कुछ होगा। तभी काम आ रहा ना डीबीटी में पैसा ट्रांसफर करने में। साला सोच तो दूर का सोचने वाला बंदा तो है ही ना जी, बिजनेसमैन है। अब तो एक तो गुजराती, नहीं समझे, मारवाड़ी रहे तो भी ठीक है, साला गुजराती और खतरनाक बिजनेसमैन होता है। नहीं, नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए। सोचिए ना, अमिताभ बच्चन से गुजरात में फ्री में ऐड करा लिया, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। याद है ना वो कितना बार ऐड आता था, बाप रे बाप, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो ये बिजनेसमैन होता है ना। अरे क्या होता है कि क्या होता है कि अब फोन कर दिए कि एक बार जरा आइए अहमदाबाद में, मिलेंगे आपसे। बातचीत हुआ, मोदी से अमिताभ बच्चन बातचीत कर रहा है। अब जब बातचीत कर रहा है तो फिर समझो बात को, पैसा कैसे लेगा, शर्म भी तो आएगा ना। नहीं समझे, अभी हम पढ़ाने का तुमसे तो पैसा लिए, पर मेरा साला ट्यूशन पढ़ा थोड़ी हम पैसा लिए, पर हम तो उसको भी पढ़ाए, इक्वली वैसे ही पढ़ाए। तो वैसी कहानी, और उसके बाद साला उसको भी रिस्पेक्ट वैसा ही मिला। ए बी सर निकले जैसे ही एयरपोर्ट से, बोल पूरा आया था ब्लॉग उनका, इतना बड़ा लिख के भेजे थे अमिताभ बच्चन। तो वही तो बड़ा आदमी है ना जी, छोटा मोटा आदमी नहीं अमिताभ बच्चन। इज नॉट ओनली एन एक्टर, बहुत बड़े स्टेट्समैन भी हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी कमांड करते हैं। तो बोले कि चला एरोप्लेन में बैठे नहीं, उसके पहले मैसेज आ गया, आपका तबीयत कैसा है। उतरे एयरपोर्ट से तो मैसेज आ गया, आप ठीक से पहुंच गए होंगे। होटल पहुंचे, बोला होटल में मोदी मिलने पहुंच गया। जितना दिन तक वो ऐड चला, वो कच्छ उच्च में जाकर के ऐड किया था ना, व्हाइट सैंड का कितना सारा था ना, हर दिन बोला इसी तरह से। बोला छोटा छोटा चीज पे मेहनत करता वो आदमी। तभी तो जब इलेक्शन जीता ना 2014 में कांग्रेस को हरा के, तो लिखे थे इतना बड़ा ब्लॉग अमिताभ बच्चन, बोल कहीं मिलेगा तो देखिएगा। बोला हमको कोई सरप्राइज नहीं हुआ जब आप जीते, तो 300 सीट जीत के आया ना उस समय, क्योंकि हम देखें आपको कि आप किस तरह से काम करते हैं। कोई कितना ही गाली दे दे, पर काम को लेके कोई डिनाई नहीं कर सकता। द वे ही वर्क्स आप डिनाई नहीं कर सकते। सोचिए ना, 7 साल में एक दिन बीमार नहीं पड़ा वो। कभी सुने उसको बुखार हो गया? मतलब 70 साल का आदमी है, बताओ, एक दिन बुखार ही नहीं पड़ा, बताइए। कोई छुट्टी नहीं लेता, कुछ नहीं। यहां हमको 2-3 दिन के बाद लगने लग जाता मेरे को छुट्टी चाहिए, फिर छुट्टी लेते लगता फिर छुट्टी चाहिए। चलिए, ममता बनर्जी भी ऑलमोस्ट वैसी ही लीडर है, वेरी सिमिलर टेम्परामेंट, बस थोड़ा सा लेफ्टिस्ट माइंडसेट। अदरवाइज दोनों का काम करने का तरीका एकदम एक जैसा है। आप करप्शन पे फाइट कर सकते हो थोड़ा सा बात, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए भाई, और इलेक्शन जीतने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, हमको बताइए। तो हो सकता है मोदी जी का पैसा अदानी अंबानी से आ जाएगा, पर ममता बनर्जी का पैसा कहां से आएगा? नहीं। सो वेरी सिमिलर। आप देखिए वहां पे भी वो जीवन बीमा देता है ना मोदी जी भी, तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा देंगे। क्या नाम है उसका? एक तो बड़ा सारा नाम है, क्या आरोग्य कुछ है, कुछ एक तो बड़ा सारा इंश्योरेंस स्कीम जो चलाया मोदी, कि हॉस्पिटल में फ्री वो आपका इलाज होगा। ममता बनर्जी का यहां पे देखिए स्वास्थ्य साथी है, हाँ नहीं, जन औषधि अलग चीज है। तो एकदम सारा स्कीम ममता बनर्जी का मोदी से मैच करता है, या मोदी का ममता बनर्जी से मैच करता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही लॉन्च कर दिया था सब कुछ। सो लीडरशिप उपाय नहीं है, चलेगा ऐसे ही। हम लोग किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को नापसंद कर सकते हैं। अब जैसे कोई हमको बोलेगा तो आप बीजेपी को पसंद करते हैं, आप ममता बनर्जी को कैसे पसंद कर सकते हैं? नहीं समझे? तो ये अलग अलग टाइप का फाइट चलता रहेगा हमेशा। बट सो फार एज पब्लिक गुड इज कंसर्न, सी इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। हम लोगों को गरीब का वेलफेयर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अपन बोल ही नहीं सकते
कि यार गरीब को बिना काम किए हम लोग पैसा दे रहे हैं, देश का जीडीपी का नुकसान हो रहा है। भाई साहब कोई उपाय नहीं है। भूखा मरने दे दें क्या? आप हमको बता दीजिए। देश का जनता भूखा मरने दे दें क्या? सो लेट्स लीव। अब जीडीपी आता है तो पॉलिटिक्स भी आ जाता। आई एम वेरी सॉरी, आएगा ही थोड़ा बहुत। लिखो कॉपी में। चलो क्या हेडिंग दी है बोलो तो। हाँ रुकिए रुकिए, पहले वो बात कंप्लीट करते हैं। उस बच्ची का बात कंप्लीट नहीं हुआ। आपने बोला गवर्नमेंट दो चीज करता है, टैक्सेस लेता है और सब्सिडी देता है। फिर एक तो वो बच्चा ऐड किया, नहीं नहीं सब्सिडी भी देता है और ट्रांसफर पेमेंट भी करता है। हाउस होल्ड लोगों को सब्सिडी बिजनेसमैन लोगों को देता है और ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड लोगों को करता है। और गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट परचेज भी तो करता है। गवर्नमेंट कंजम्पशन याद कीजिए, प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट कंजम्पशन, तो गवर्नमेंट परचेजेस भी करता है। तो कुल मिला के सरकार ये चार चीज करती है। इस चार चीज को डिस्कशन में डालकर केन्स ने एक 3 सेक्टर मॉडल डिजाइन किया। लिखो ए करके लिखना, हाँ, या बुलेट पॉइंट करके लिखना। 3 सेक्टर्स आर कॉमा कॉमा करके बोलो, हाउस होल्ड, आगे फर्म्स एंड गवर्नमेंट। Full stop. Next, B. The role of the government is to collect taxes for funding the government purchases. For funding the government purchases. C. The government also makes transfer payments and government also makes transfer payments and pay subsidies. And pay subsidies. सी हो गया ना ये। डी, इनिशियली we will include क्या लिखा? Initially we will include only taxes and government purchases in the discussion. Taxes will always be, हाँ,
taxes will always be the net of subsidy. Full stop. फोर्थ बुलेट, नहीं ABCD जो चल रहा है ना, E होगा, E में लिखो, टैक्सेस विल बी डिनोटेड बाई T, T बड़ा T, and government purchases will be denoted by G. Full stop. F. So now the aggregate demand is ये अभी जो बोलूंगा इसको याद करिएगा और चैप्टर 1 से मैच कराइएगा। वो जो कंजम्पशन वाला एक्सपेंडिचर वाला साइड से जो नेशनल इनकम निकालते थे ना, उसको याद करिएगा, आपको तुरंत याद आएगा। और मैं वो खोल करके भी रखता हूं, यही तो एक ही तो कॉपी है। बताइए अब डिमांड कहां से आएगा? डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड डिमांड बाय फॉर गवर्नमेंट परचेजेस। जल्दी बोलिए। एंड डिमांड, ये रहा, देखिए क्या था ये? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर। याद कीजिए, ये 4 सेक्टर मॉडल में घुसेगा। ये वाला 4 सेक्टर मॉडल में घुसेगा। याद कीजिए 4 सेक्टर मॉडल में चौथा सेक्टर कौन सा था? जाइए पलट के देखिए, फॉरेन ट्रेड। याद है फॉरेन ट्रेड? तो ये फॉरेन ट्रेड में घुसेगा। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ यहीं तक काम हो जाता था, C+I। अभी C+I+G। उसी से सब डिराइव हुआ है। मां बोले ना कि रियल में मास्टरपीस है। लिखिए क्या लिखा? एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्लूड the demand for goods and services by the government sector. The demand for goods and services by the government sector. ये AD का नया फॉर्मूला बताइए। तुम लोग को वहां पे डिनोशन में गवर्नमेंट परचेज का डिनोशन G दे दिए थे। हाँ तो बताइए, AD इज इक्वल टू C+I+G। और क्या आप मानते हो गवर्नमेंट परचेज भी उस तरह से एक मिनिमम जरूर रहता, ऑटोनोमस जरूर रहेगा। सरकार चलाने का भी तो खर्चा रहता है ना, गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। अभी मैं उस ग्राफ की तरफ थोड़ी देर के बाद आपको लेकर के जाऊंगा। ओके, कितना नंबर बुलेट था ये? F। G में लिखो aggregate supply will be बोलो C+S+T।
अब ऑनेस्टली बताइएगा इधर देख के, इक्विलिब्रियम में अगर ये दोनों बराबर था तो गवर्नमेंट का काम क्या है? टैक्सेस कलेक्ट करके परचेजेस करना, बैलेंस्ड बजट बनाना पड़ता है, यस और नो? लेकिन आप जानते हो हमेशा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन ए कंट्री लाइक इंडिया इज ऑलवेज मोर, यस और नो? तो गवर्नमेंट उसको मैनेज करने के लिए बोरोइंग लेता है, यस और नो? लेकिन इक्विलिब्रियम में ये दोनों हमेशा बराबर रहेगा। नंबर जी, जी होगा एच होगा? एच। सो एट इक्विलिब्रियम y is equal to AD is equal to AS. हाँ, शॉर्ट टर्म में जी कांस्टेंट रहेगा। अभी इसमें बहुत सारा बात होगा, धीरे धीरे करके। पहले आप लोग एक काम करो, कितना नंबर चला ये पैरा? एच हो गया। आई में लिखो, छोटी छोटी बातें सब कंफर्टेबल लग रही है ना? आई में लिखो, लेट अस सी the circular flow of income in our diagram of page number 32. बिजनेस सेक्टर ब्लॉक में, हाउस होल्ड सेक्टर ब्लॉक में, माने स्क्वायर में, बीच में गवर्नमेंट को बिठा दिया है। खाली बस आता जाता पैसा को देखो, कहां से कैसे पैसा आ रहा है जा रहा है, खाली देखो कैसे सर्कुलर फ्लो है। सुनो, बिजनेस से यहां से स्टार्ट करो, पहला वाला सबसे पहला आउटर वाला लाइन को देखो, यहां से आउटर वाला लाइन को देखो। हाँ, यहां से स्टार्ट करो। चलो देखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल नॉट आस्क अ डायग्राम कि इसका ड्रॉ करके हम लोगों से सम बना के दो, वो होगा नहीं, ओके, पॉसिबल भी नहीं है। बट हम लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। देखिए, बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ा, वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड लोगों ने खरीदा, हाउस होल्ड लोगों ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, किसको? फैक्टर मार्केट में लाया उसको। ये बीच में छुटमुट का बनाया 2 सर्कल, ये डायरेक्ट आना जा सकता था, थोड़ा सुंदर लग जाता और क्या सर्कल उर्कल बना देने से, और ये बिजनेस को मिला। क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड लोगों ने किया, ओके, प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा, और वो एक्सपेंडिचर का पैसा बिजनेसमैन को मिला। बिजनेसमैन ने वही पैसा फैक्टर पेमेंट किया, और फैक्टर मार्केट से के थ्रू से वो हाउस होल्ड लोगों को दिया। अब आइए टैक्सेस का और ट्रांसफर पेमेंट का स्टोरी, सरकार को इन्वॉल्व। ये स्टोरी तो कल भी था, ये तो ऐसे सर्कल करा दिए थे, याद है पिछला वाला में? तो सरकार तो अभी आई नहीं पिक्चर में, अब आई सरकार पिक्चर में। देखो, सरकार बीच में, सरकार ने हाउस होल्ड लोगों को किया ट्रांसफर पेमेंट और लोगों से कलेक्ट किया डायरेक्ट टैक्सेस। सरकार ने बिजनेस को दिया सब्सिडी और वहां से कलेक्ट किया टैक्सेस। हाउस होल्ड लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग किया,
बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। सरकार को अगर शॉर्टफॉल हुआ तो सरकार ने फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग करी, तो लोगों की सेविंग का पैसा ही तो सरकार को बोरोइंग के फॉर्म में मिला। लोगों ने सेविंग किया बैंक में, एफडी डाला, उसी बैंक से गवर्नमेंट ने बोरो किया, ट्रेजरी बिल इशू करके, सब जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है बैंक ही तो खरीदता लोग है ना, बैंक लोग ही तो खरीदता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट परचेज किया प्रोडक्ट मार्केट से, ये देखिए गवर्नमेंट परचेजेस, यू गॉट इट। ये अल्टीमेटली गया प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू से बिजनेस में। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, परचेजेस बोथ बाय गवर्नमेंट एंड बाय द हाउस होल्ड ऑल्सो। क्लियर। यहां से देखिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया तो वो भी प्रोडक्ट मार्केट में ही घुसा, मशीन बनाया, कुछ भी बनाया तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन में ही तो हेल्प होगा। गवर्नमेंट को पैसा का जब शॉर्टफॉल हुआ, ये बोरोइंग एक्सप्लेन कर दिए थे ना, तो आपको एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पूरा स्टोरी मतलब डायग्राम समझ में आ गया। अब आप कॉपी में लिखो, कितना नंबर पॉइंट में लिखोगे? ABCD चलेगा अभी, जे लिखो। नहीं, एक मिनट, जे लिखने के पहले मैं आपको खाली एक लाइन यहां ड्रॉ करा दूं, फिर जे लिखाएंगे। हाँ, सब लोग उस ग्राफ में चले जाओ। एक बार अगर ये मान लें कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई का लाइन है ये C+S+T है, तो हमको नया लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, होगा तो 45 डिग्री का ही लाइन ना, तो ये 45 डिग्री का लाइन C+S+T है, तो हम +T लिख नहीं रहे हैं, वो है +T मान करके आप चलो। अब अगर हम ये बोलें कि गवर्नमेंट का कुछ तो परचेजेस फिक्स रहता ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स कलेक्शन, आर्मी को सैलरी देना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। रिक्वायरमेंट जहां जहां सरकार को पैसा खर्चा करने का रहेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो अगर एक बार ये मान लें कि G इज ऑटोनोमस, तो C+I+G का जो पैरेलल लाइन है आप लोग भी ड्रॉ करोगे। हम लोग इसको I बोलते थे ना बेटा, देख तो इस ग्राफ में ये वाला पोर्शन I का था ना, तो ये वाला पोर्शन मान लीजिए G का है। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, हमको बताइए। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं बताइए, देखिए और आप बताइए। आप भी ड्रॉ कर रहे हैं ना अपनी कॉपी में, कर लिए। इस लाइन को क्या बोलेंगे? C+I+G। और इस लाइन को और एक बार लिख सकते हैं यहां से बगल में, y = C+S+T, 45 डिग्री लाइन। सप्लाई का कहानी है कि या तो पैसा कंज्यूम होगा या सेव होगा या टैक्सेस में चला जाएगा। डिमांड का स्टोरी है कि डिमांड कंज्यूमर गुड्स का होता है, इन्वेस्टमेंट गुड्स का होता है और गवर्नमेंट के द्वारा हर तरह की गुड्स का होता है। ठीक है, अब नया इक्विलिब्रियम कहां पे है? अगर गवर्नमेंट भी पिक्चर में आ गया,
तो नया इक्विलिब्रियम कौन सा लाइन का C प्लस एस प्लस टी, जहां पर C प्लस आई प्लस जी को काटा, कहां पे काटा, यहां पे. सो दिस इज E1. And the new equilibrium is Y1. समझ में आए ग्राफ? कॉपी में कहां तक लिखे थे बताओ? अच्छा, तो वो हो गया, डायग्राम समझ गए हम लोग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए. अब रियल में जिसको बोलते हैं पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं. बेस वर्क हो गया, 3 सेक्टर मॉडल को एंड तक ले जाते हैं. आज तो थोड़ा सा होगा, कल कंप्लीट होगा. लिखो कॉपी में JKL ऐसे करके लिखोगे तो ही बेटर होगा, क्योंकि 3 सेक्टर मॉडल को तो आपने वो कर दिया ना, एक हेडिंग दे दिया पैराग्राफ नंबर 9 दे करके. तो अब तो ABC वाइज करके ही चल रहा है, उपाय नहीं है. नहीं समझे क्या? या फिर आप एक काम करो, 3 सेक्टर मॉडल ABC वाला काम हो गया, जो ABC वाला सारा काम था ना उसको रोमन 1 करके दे दो. वो 9 का रोमन 1 था. अब लिखो रोमन 2. रेडी? लिखो इनकम डिटर्मिनेशन विथ lump sum taxes. इनकम डिटर्मिनेशन विथ लंप सम टैक्सेस. वैसे हम लोग जानते हैं कि टैक्सेस इनकम के हिसाब से लगता है, लंप सम टैक्स नहीं लगता है. पर मान लो कोई कंट्री में अगर लंप सम टैक्स लगे तो केन्स क्या बोलता है? फिर अगर टैक्स इज ए फंक्शन ऑफ इनकम तो फिर ये इक्वेशन कैसे चेंज होता है धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे. सो इफ क्या लिखा? इफ इनकम डिटर्मिनेशन व्हेन देयर इज लंप सम टैक्सेस. नीचे लिखो, ये हेडिंग हो गया रोमन 2 का. लिखो से द लंप सम टैक्स अमाउंट इज T, कैपिटल T. अभी तक YD इज इक्वल टू Y होता था. बोलो हां या ना? क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल था, टैक्सेस या सरकार बोल के कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था. देयर वेर ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म्स. तो YD जो है वो Y होता था. मैंने लिखाया भी, आप देखिएगा ऊपर में पहला लाइन में कहीं पर तो लिखाया भी है. लेकिन आज YD इज इक्वल टू Y नहीं हो पाएगा. बताओ क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि टैक्स भी चला जाएगा. तो YD इज इक्वल टू Y माइनस T. ये तुमको बोलना है. सो C विल बी इक्वल टू A प्लस B इंटू, बोल दो आप लोग, सब बोल दोगे आराम से. हाँ, आप लोग घुस गए हो चीज के अंदर तो आप रट नहीं रहे हो कोई भी चीज को, आप दिमाग लगा के सारा काम कर रहे हो तो हो जाएगा. B इंटू, ये ब्रैकेटिंग ठीक जगह पे देना बेटा. हाँ, मतलब
कहीं वो रॉन्ग नहीं हो जाए, बहुत संभाल के देना ब्रैकेट, b इंटू वाई माइनस टी। इक्विलिब्रियम में y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यहां लिखना एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम c प्लस आई प्लस जी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब बोल नहीं सकेंगे ना आज से, अब हो गया, c प्लस आई के सम बन गए, वो चला गया स्टोर में, ठीक है। अब 3 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर मॉडल को हम लोग सीख रहे हैं, अगर बोलो तो ग्रिल कर रहे हैं, ओके। अब इसको प्रेजेंट करो यहां पे, a प्लस b इंटू वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी, डन। y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, y माइनस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। c को उड़ा रहे हैं, c को डिस्कशन से उड़ा रहे हैं, बोलिए। हाँ, y इंटू 1 माइनस बी, वही 1, ठीक है ना, y इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। अब आपको समझ में आ रहा कि बड़ा बड़ा फॉर्मूला आने वाला जिंदगी में, बड़े बड़े सम आने वाले हैं। जो 12 सम 12 मिनट में बना दिया था ना अभी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, अब थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट डिफिकल्ट नहीं। आप देखिए, कोई स्टोरी में ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। सो फाइनली y इज इक्वल टू यही सेम मल्टीप्लायर ही है इसी, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही है। अभी थोड़ी देर के बाद जो रियल में इनकम टैक्स मल्टीप्लायर निकल करके आएगा, उसका बात अभी होना बाकी है। होपफुली हम आज वहां तक पहुंचा देंगे, ओके। तो ये लमसम टैक्स का स्टोरी है। नॉर्मली लमसम टैक्स इज ए नॉन एग्जिस्टेंट थिंग। ये केन्स ने जब बिगिन किया अपना टैक्स का ज्ञान डालना, तो उन्होंने डाला ये ज्ञान। क्या आप मानते हो मुकेश अंबानी जितना टैक्स देगा तुम भी उतना ही टैक्स दोगे? तो लमसम टैक्स का स्टोरी इस तरह से हुआ कि भाई सरकार को इतना टैक्स कलेक्ट होगा। हम लोग बोलते हैं जितना लोगों का इनकम होगा सरकार को उस हिसाब से टैक्स कलेक्ट होगा, और कुछ एक तो मिनिमम लमसम, एक तो जिसको बोलते हैं मिनिमम टैक्स कलेक्शन आप बोल सकते हो। सो हम लोग ये मानते हैं कि टैक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इनकम। अरे बोलो हाँ, टैक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इनकम। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे। जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो इक्वेशन आप देख रहे हो, हम लोग इसको चेंज कर देंगे थोड़ी देर के बाद। रोमन 2 हो गया। इस इक्वेशन को बॉक्स में डाल दो, डाल दिए। अब लिखो रोमन 3। इनकम डिटर्मिनेशन विथ lump sum tax and transfer payment
यहीं से स्टार्ट करोगे और ऊपर ऊपर से बनाओगे, अंदर घुस के नहीं। फाइनल आंसर खाली लिखेंगे। यही चीज दोबारा लिखने का मन नहीं है, पर हम लिखेंगे, तुम फाइनल आंसर लिखोगे। यहां पे जब हम लिखेंगे तो तुम ही हमको लिखाओगे। अगर गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट भी हम लोगों को मिलता है तो डिस्पोजल इनकम क्या होगा बताओ? बोलो बोलो ना। प्लस हो जाएगा y माइनस टी प्लस ट्रांसफर पेमेंट, उसको TR ट्रांसफर रिसीट, मतलब ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग उसको ट्रांसफर रिसीट बोल रहे हैं। एक सेकेंड ना, क्या बोल रहे हो? बिना बोले यहां तक पहुंचा सकते हो? चलो पहुंचा, बोलना बे, पहुंचा। ठीक है, देखते जाओ ना। ठीक है, बना नहीं रहे सेम चीज, झूठ मूठ का टाइम पास होगा। ठीक है, माइनस टी प्लस TR हुआ, माइनस BT प्लस BTR हुआ। अच्छा, बी में T टैक्स नहीं है बे, जो TR है ना TR, उसमें T टैक्स नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट है वो। तो T इंटू R कुछ सोचने लग गया, मान लो टैक्स रेट इंटू कुछ, नहीं रे बाबा। तो ये ठीक से समझ में आया? ये ठीक है। यहां पे खाली एक वेरिएबल ऐड हो जाएगा, BTR प्लस में होगा। प्लस में होगा क्योंकि वो मिलता है भाई हम लोगों को, टैक्स ना जाता है। TR तो मिलता है ना, तो लिखो, क्या लिखा बोलो? इफ देयर, हाँ, इनकम डिटर्मिनेशन व्हेन देयर इज, लिखो द ट्रांसफर पेमेंट इज डिनोटेड बाई the transfer payment is denoted by capital T capital R, TR, and the new equation will be बोलो, y is equal to 1/1 माइनस B इंटू, ये डायरेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ दिखा दिए थे करके बेटा, बोलो A माइनस BT। बच्चों प्लीज यहां 3 अमाउंट नहीं है, 2 ही चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं बोल देता हूं। हाँ, प्लस BTR प्लस I प्लस G। अब लिखो नंबर 4, जो रियल वर्ल्ड में होता है। रेडी? लिखो इनकम डिटर्मिनेशन व्हेन tax is a function of income. Full stop. नीचे, in reality our tax system works on both बोलो, works on both lump sum taxes and proportional taxes.
म्युनिसिपल टैक्स हम लोग लमसम देते हैं, बहुत सारा टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लमसम देते हैं, और बहुत सारा टैक्स इनकम के बेस पे देते हैं, जो इनकम टैक्स होता है परसेंटेज इनकम के बेस पे वो होता है। तो दोनों तरह का टैक्स हमारे यहां है इन रियलिटी। लिखो देयरफॉर द टैक्स फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज देखिए और बताइए ठीक से। ये ऑटोनोमस टैक्सेस हो गया, माने 1 रुपया भी पब्लिक का इनकम नहीं भी हुआ, पूरा नेशनल इनकम अगर 0 भी है तो भी ये लमसम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। फैक्ट्री चलाने का पोल्यूशन टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। जो जो एस्टैब्लिशमेंट टैक्सेस होते हैं वो सब आपको देने ही पड़ेंगे। सो ये हो गया ऑटोनोमस टैक्सेस, और ये हो गया बेस्ड ऑन इनकम वाला। ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, ये लमसम टैक्स है। दोनों को मिला के हमारा टैक्स फंक्शन है। यस और नो? अब जो ये रियलिटी है, यस और नो? अब जो मल्टीप्लायर आएगा ना वो रियल मल्टीप्लायर है। अभी तक तो पुराना वाला ही मल्टीप्लायर था, 1 माइनस बी वाला। अब 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी आएगा। लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। आइए दिखाते हैं। नाउ सी का फंक्शन बताओ। दोनों को माइनस कर दें मतलब? अरे हम समझ गए तुम ब्रैकेट बोल रहा, हम पहले समझते हैं सब चीज। बोलिए क्या लिखूं? इसको डायरेक्ट लिखने का मन है, मतलब अभी y माइनस पहले ये t लिखो, फिर एक तो स्टेप और बढ़ाओ, एक साथ करो, दोनों ही माइनस होगा। कंज्यूमर के हाथ से तो दोनों ही पैसा निकलेगा ना भाई, लमसम टैक्स भी निकलेगा और प्रोपोर्शनल टैक्स भी। ये प्रोपोर्शनल टैक्स, ये लमसम टैक्स। तो डायरेक्ट लिखता हूं, बोलो। आप लोग भी लिखो। अब पूरा इक्वेशन को लास्ट तक लेकर के जाएंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे। लिखो एट इक्विलिब्रियम थोड़ा ना एसी बंद करके आते, ठंडा लग रहा है। आप बनाना स्टार्ट कर दो।
क्या निकला नया देखो, 1 माइनस बी नहीं, 1 माइनस बी। ये वाला ठीक से समझे कि नहीं क्या किए? ये आता है ना बीच में ऐसे निकालना बाहर, तो या तो बोलो 1 माइनस बी प्लस बी टी, या तो 1 माइनस बी प्लस बी टी बोलो, या फिर ऐसे सुंदर से बोलो 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। ये माइनस टी होगा, देखा है कि नहीं तुम लोग ठीक से? हैव यू सीन इट प्रॉपरली? थैंक यू। ये जो अमाउंट है ना, सर्कल देखो मेरा, ये जो अमाउंट है 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंटू 1 माइनस टी, उतना सरकार के पास चला जाएगा ना, तो उतना तो रोलिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो अपना मल्टीप्लायर उतना कम हो जाएगा। लिखो, अच्छा आप इसको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इधर देखो, मान लीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, से दिस इज 0.8 एंड से टैक्स रेट इज 30%, तो व्हाट इज हैपनिंग? 0.8 इंटू 0.7, इसको देखो थोड़ी देर, दिस इज 0.8 एंड दिस इज 0.7, तो इट इज 0.56. Once it is 0.56, 1 minus 0.56 becomes 0.44. तो कहां तो 1 by 0.2 हो रहा था, कहां तो 1 by 0.2 हो रहा था, 5 टाइम्स हो रहा था। याद है एमपीसी जब 80% था, 0.8 था, तो एमपीएस या जो मल्टीप्लायर था वो 5 टाइम्स हो रहा था, अभी वो मल्टीप्लायर 2 टाइम्स है, अभी वो मल्टीप्लायर 2 टाइम्स है, 1 डिवाइडेड बाई 0.44। नहीं समझे अभी भी? सो इट्स डेंजरस ना। इसीलिए बोलते हैं जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा है, सरकार को टैक्स रेट कम करना चाहिए ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा जाए, पब्लिक पैसा को रोलिंग करे, डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। सारा पैसा टैक्स में ले लोगे तो कंट्री बैठ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, सुनते हैं कि नहीं ये सब बातें भी? सब कभी इकोनॉमिक्स चैनल में बैठ करके, जो भी बिजनेस चैनल है बैठेंगे तो समझ में आएगा, बट इट इज इंटरेस्टिंग। लिखिए, नाउ दिस इसको लिखना है ऐसे, 1 बाई 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी इज टैक्स मल्टीप्लायर। पहले वाले को खाली 1 माइनस बी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते थे, इसको टैक्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट है, साथ में टैक्स होने से इंपैक्ट छोटा हो जाता है। वहां पे रोलिंग ज्यादा होता, जीडीपी ज्यादा होता, जहां पे टैक्स नहीं होता है। आपको प्रूफ करके दिखाए हम। क्लियर? क्लोज करना है एक लाइन बोल करके। अगर यहां पे ट्रांसफर पेमेंट भी आ जाता है, ट्रांसफर पेमेंट भी आ जाता है, तो टी में तो उसका कोई रोल नहीं है। वाई में क्या रोल रहेगा? कहां गया? वाई इज इक्वल टू, ये जो बी टी वाई है, टी आर ऐड हो जाएगा। लिखो, इफ वी 5 नंबर इफ ट्रांसफर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन दिस, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हा। इफ ट्रांसफर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन दिस, खाली यहीं पे देख लीजिए बस।
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये वाई चेंज हो जाएगा, ये तो टैक्स चला गया पब्लिक का सरकार के पास, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट तो आएगा, तो यहां पे प्लस टी आर देना है, तो अल्टीमेटली एक प्लस बी टी आर पैदा होगा। जैसे ये बी टी माइनस में है, यहां बी टी आर प्लस में होगा, इसमें वाई का तो कोई रोल नहीं है, उधर जाने का तो कोई कहानी नहीं है, खाली इस इक्वेशन में जहां पे माइनस बी टी है वहां एक तो प्लस बी टी आर आ जाएगा, तो पूरा सॉल्व करके देने का कोई मतलब नहीं है। लिखो द न्यू इक्वेशन विल बी, ये 5 नंबर हुआ क्या रे? अब इसको देख करके बताओ क्या क्या चीज जीडीपी के लिए अच्छा है, क्या क्या चीज जीडीपी के लिए खराब है। नेशनल इनकम इज योर जीडीपी, क्या क्या चीज जीडीपी के लिए अच्छा है, क्या क्या चीज खराब है बताइए। ऑटोनोमस कंजम्पशन अच्छा है, लमसम टैक्सेस खराब है, ट्रांसफर पेमेंट खराब माइनस है ना, ट्रांसफर पेमेंट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट परचेजेस अच्छा है, टैक्स रेट खराब है क्योंकि मल्टीप्लायर को छोटा कर देता है। आज का डिस्कशन यहां पे खत्म करते हैं। सो क्लोज, हाँ हो गया अनुपम, टॉर्चरस अभी भी नहीं लग रहा है, आज तो और अच्छा लगेगा।